अब हम सेक्शन 26 को देखेंगे। सेक्शन 26 क्या कह रहा है? व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाई, कब जो है वो इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई होगा। इसका सब सेक्शन 1 क्या कह रहे हैं? व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टी, जब कभी फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक है पार्टीज की, उससे कॉन्ट्रैक्ट या अदर इंस्ट्रूमेंट जो है वो राइटिंग में था, उसका जो इसका रियल इंटेंशन है कि भाई हमने इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था, वो अगर रियल इंटेंशन बाहर नहीं आ रहा है तो पार्टी जो है वो रेक्टिफिकेशन का सूट जो है वो कोर्ट के अंदर लगा सकती है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ए और बी है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने बोला कि मुझे 10 टन ऑयल चाहिए। अब जो ए है और बी है, दोनों को ध्यान नहीं रहा कि कौन सा ऑयल जैसे ए को मंगवाना था तो ए ने भी नहीं बताया और बी को भी पता नहीं था, तो ए को चाहिए था वो मस्टर्ड ऑयल चाहिए था और बी ने भेज दिया उसे सनफ्लावर ऑयल। तो इन दोनों में से कोई एक पार्टी जो है वो रेक्टिफिकेशन का सूट कोर्ट में लाएगी और कहेगी कि साहब इसे रेक्टिफाई करो, इस इंस्ट्रूमेंट को, जिससे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट का जो इंटेंशन है, जो इंस्ट्रूमेंट का इंटेंशन है, वो रियल इंटेंशन बाहर आ सके और जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्पेसिफिकली एनफोर्स हो सके। इसका जो है वो एक क्लॉज कह रहा है, ईदर पार्टी, दोनों में से कोई एक पार्टी या फिर इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव जो कि इंटरेस्ट रखते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सूट। बी क्लॉज कहता है, द प्लेंटिफ में इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइज अंडर दिस इंस्ट्रूमेंट, जो कि इशू में, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू के अंदर है। अगर प्लेंटिफ का कोई ऐसा राइट जो कि इस इंस्ट्रूमेंट से अराइज हो रहा है, कोई भी ऐसा सूट है जिसमें प्लेंटिफ का कोई राइट है जो अराइज हो गया और वो जो राइट है वो इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो कोर्ट जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने को कहेगी। उसके बाद जो है वो सी क्लॉज कह रहा है, सेम चीज डिफेंडेंट के लिए। डिफेंडेंट कोई ऐसे कोई भी सूट के अंदर है और उससे उसका कोई राइट अराइज हो रहा है और वो राइट जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट से अफेक्ट हो रहा है, तो डिफेंडेंट कह सकता है कोर्ट को कि साहब इसको जो है वो रेक्टिफाई करवाइए। उसके बाद सब क्लॉज 2 कह रहा है, इफ इन एनी सूट द कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज सॉट टू बी रेक्टिफाइड, अगर सब सेक्शन 1 के अंदर जो है वो रेक्टिफाई करवाना है आपको, तो सबसे पहले फ्रॉड और मिस्टेक होनी चाहिए थी, और फ्रॉड और मिस्टेक अगर पता चल गई है तो इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कराना जरूरी है। तो इसके अंदर जो नट शेल में ये बात आ रही है कि सूट में अगर कोर्ट जो है, कोर्ट को लगता है कि जो फ्रॉड और मिस्टेक से इंटेंशन पता नहीं चल रहा है इंस्ट्रूमेंट का, तो कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है कि आप इसे रेक्टिफाई करें और इसका रियल इंटेंशन पता करें। रियल इंटेंशन जो है वो पता चल जाएगा इंस्ट्रूमेंट का, उससे जो है वो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। परंतु कोर्ट को ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर उस रेक्टिफिकेशन से किसी थर्ड पार्टी के पर्सन का राइट जो है वो इफेक्ट हो रहा है तो कोर्ट उसको ध्यान रखेगी। उसके बाद सब क्लॉज 3 कह रहा है, सब सेक्शन 3, अगर उस इंस्ट्रूमेंट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी है तो इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करो फिर क्लेम करो, जो मैंने आपको पहली बात बताई। उसके बाद उसका सब सेक्शन 4, नो रिलीफ कैन बी ग्रांट, जब तक आपने कोर्ट से रिलीफ मांगी नहीं। अगर आप कोर्ट से रिलीफ मांगोगे तो ही आपको जो है वो कोर्ट रिलीफ ग्रांट करेगी। इसका भी सेम प्रोवाइजो है, अगर आप किसी वश भूल जाते हो या कोई भी आपका कारण रहा हो, आपने रिलीफ क्लेम नहीं करी हो, तो आप कोर्ट के समक्ष जो है वो ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगाएं, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की, और अपनी जो है वो प्लेंट को अमेंड करें। उसके बाद अब केस देखेंगे हम। पहला केस आ रहा है गेरला खाता वर्सेस धर्मेश्वर। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिस्कवरी ऑफ मिस्टेक ऑफ फ्रॉड। इस सेक्शन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि आपको फला टाइम के अंदर जो है वो मिस्टेक को या फ्रॉड को जो है वो पता करना होगा, कहीं नहीं लिखा। मिस्टेक और फ्रॉड जो है वो कभी भी आपको पता चले तो आप सूट फाइल कर सकते हैं उस हिसाब से। उसके बाद दूसरा जो है वो केस आ रहा है जोसेफ जॉन पीटर सेंडे वर्सेस वेरोनिका थॉमस राजकुमार, AIR 2013 SC 2048। इसमें कोर्ट का सेक्शन 26 ऑफ दिस एक्ट हैज अ लिमिटेड एप्लीकेशन
and is applicable only where it is pleaded and proved. सेक्शन 26 जो है उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है कोर्ट ने का, इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत लिमिटेड एरियाज में लगती है, और ये जब भी ग्रांट होगा जब वो प्लीड किया जाएगा और प्रूव किया जाएगा। अगर प्रूव हुआ और आपने प्लीड की थी, अपनी रिलीफ क्लेम करी थी, तो ही आपको ग्रांट होगा। उसके साथ साथ that through the fraud or mutual mistake of the party, the real intention of the parties is not in express in relation to an instrument. Such rectification is permissible only by the parties to the instrument or non by else. जो पार्टीज है उन्हीं के बीच अगर ये सूट जो है वो चल रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट में जो पार्टी है उन्हीं के बीच में अगर ये सूट चल रहा है तो ही ये परमिसिबल होगा, ये ग्रांट होगा रेक्टिफिकेशन का। अगर कोई थर्ड पार्टी अगर इस इंस्ट्रूमेंट में और वो सूट में नहीं है पार्टी बनी हुई, तो फिर जो है वो रेक्टिफिकेशन का जो है कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास नहीं कर सकती। उसके बाद तीसरा केस लोधा सिंह वर्सेस मुंशी राम, इसमें कहा गया कोर्ट ने कि रेक्टिफिकेशन विल नॉट बी ग्रांटेड अनलेस डिस्टिंक्टली क्लेम। अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो रेक्टिफिकेशन आपको ग्रांट नहीं होगा। हाउएवर इट डजंट अफेक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, पर इससे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद चौथा केस महादेव वर्सेस गोपाला, कोर्ट ने कहा वेयर थर्ड पार्टी हैव नॉलेज ऑफ द मिस्टेक, अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज थी कि भाई ये मिस्टेक है, देन ही कैन नॉट सेड टू बी एक्वायर्ड इन गुड फेथ, तो इससे ये कहा नहीं जा सकता कि उसने जो है वो प्रॉपर्टी या फला प्रॉपर्टी जो है वो उसने गुड फेथ में ली थी। द इंस्ट्रूमेंट कैन बी रेक्टिफाइड एंड नो प्रेजुडिस कॉज टू द थर्ड पार्टी, जो इंस्ट्रूमेंट है वो रेक्टिफाई होगा ही होगा, जिससे कि है ना थर्ड पार्टी को प्रीजुडाइज ना हो बस। उसके बाद फिफ्थ केस है जेरविस वर्सेस हाउले, रेक्टिफिकेशन कैन बी ऑब्टेन फॉर अ मिस्टेक ऑफ लॉ ऑल्सो, मिस्टेक ऑफ लॉ जो है उस पर भी रेक्टिफिकेशन लिया जा सकता है। थैंक यू।